हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने हमारी कंट्री में कैसे एक्सपेंशन किया, कैसे जो टेरिटरी है उनको कंसोलिडेट किया, उन सब के बारे में पढ़ा था। अब हमें जो देखना है वो है कि ब्रिटिशर्स की कुछ कुछ पॉलिसीज़ थी, जैसे कि रिंग फेंस पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट थी। इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ थी, हमको उनके बारे में पढ़ना है और फिर बाद में हमें अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिंग फेंस की पॉलिसी पढ़ते हैं। इसको इंट्रोड्यूस वॉरेन हेस्टिंग ने किया। रिंग फेंस की पॉलिसी में क्या होता है, जो इंडियन स्टेट्स होता है उसको ब्रिटिशर्स बफर स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं और बफर स्टेट से कन्वर्ट करके जो कंपनी की टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं बफर स्टेट से कि जो आपको कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट होता है मैं आपको उससे बचाऊंगा। तो प्रोटेक्शन के बदले इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था सब्सिडी। और ब्रिटिश ट्रूप्स बफर स्टेट में परमानेंटली स्टे नहीं करते थे, जब भी टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती थी तो वो तभी जाते थे। तो इस तरीके से ये क्या इंडियन स्टेट को बफर स्टेट में कन्वर्ट कर देते थे ताकि कंपनी की जो टेरिटरी है वो सेफ रहे, मतलब एक यहाँ पर डिफेंसिव लाइन बना देते थे। फिर इसी का बेटर वर्जन आया किसमें, सब्सिडरी अलायंस में। सब्सिडरी अलायंस कौन इंट्रोड्यूस किया था, रिचार्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस किए थे। कौन, रिचार्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन था, निजाम ऑफ हैदराबाद थे। सब्सिडरी अलायंस के फीचर्स क्या क्या थे, सबसे पहले था कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो स्टेशन कर सकते थे उस इंडियन स्टेट में जहाँ से उनकी सब्सिडरी अलायंस हुई है। तो इंडियन रूलर को एक्सेप्ट करना पड़ता था कि ब्रिटिश आर्मी उनकी टेरिटरी में रह सकती है। रूलर्स को ट्रूप्स के मेंटेनेंस के लिए पे करना पड़ता था अगर वो टेरिटरी नहीं दे सकते, या तो तुम टेरिटरी दे दो या तो फिर उनकी मेंटेनेंस के लिए तुम पैसे खर्च करो। दूसरा फीचर क्या था सब्सिडरी अलायंस का, कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो किसी भी और स्टेट से या फॉरेन पावर से कांटेक्ट नहीं बना के रख सकते थे, कोई भी अलायंसेस नहीं बना के रख सकते थे, किसी भी और दूसरे स्टेट से बार डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रख सकते थे। तीसरा क्या फीचर था, जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा उस स्टेट में एक ब्रिटिश ऑफिसर ज़रूर उनके कोर्ट में स्टेशन करेगा और बोलते थे कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट ब्रिटिश ऑफिसर को ज़रूर वो कोर्ट में बिठा देते थे ताकि जो किंग हैं वहाँ के उनको वो एडवाइस कर सकें। तो एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस स्टेट का वो इनडायरेक्टली कंट्रोल तो कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर क्या था सब्सिडरी अलायंस का, जो और यूरोपियंस हैं स्पेशली फ्रेंच हैं तो इनको जो इंडियन स्टेट हैं वो हायर नहीं कर सकते, किसी जॉब पे नहीं रख सकते, किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। तो मतलब ब्रिटिश की अप्रूवल लेनी पड़ेगी तब जाके तुम किसी और यूरोपियंस पावर से किसी तरीके का कॉन्टैक्ट रख सकते हो, उनको हायर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो इंडियन स्टेट्स सब्सिडरी अलायंस के अंडर आए उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, पहला इन्होंने अपनी सोवेरेंटी लॉस्ट कर दी। कैसे सोवेरेंटी लॉस्ट कर दी कि अगर ने कोई और यूरोपियन पावर से किसी तरीके का बातचीत करना है, जैसे फ्रेंच वगैरह हो गया, पोर्चुगीज़ हो गया, कोई भी हो गए, तो वो नहीं कर सकते थे। जो आपके नेबरिंग स्टेट थे अगर उनसे कोई बार वगैरह हो गया, उनसे मैटर सॉल्व करना है तो नहीं कर सकते थे बिना ब्रिटिशर्स के परमिशंस के। तो जो सोवेरेंटी थी वो लॉस्ट हो चुकी थी। इनफैक्ट इनडायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी कौन कंट्रोल कर रहा था, जो ब्रिटिश पर्सन बैठा हुआ था उनके कोर्ट में वो कर रहा था। दूसरा जो इंडियन स्टेट्स थे वो मिलिटरीली डिपेंड हो गए थे ब्रिटिशर्स पे। क्यों, जैसे अब कोई बार वगैरह होना है, कोई अटैक कर रहा है तो अब ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ट्रूप्स के भरोसे बैठ गए हैं, अब ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, अब ये लोग इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। तीसरा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा था क्योंकि जो ब्रिटिश ट्रूप थे जो स्टेशन किए हुए थे इनके टेरिटरी में, अब उनके मेंटेनेंस का खर्चा भी सब किसको देना था, उस स्टेट को देना था। या तो तुम पैसे दो उनके मेंटेनेंस के लिए या तो फिर अपने जो उनका जो टेरिटरी है उसका कोई छोटा सा टेरिटरी ब्रिटिश लोगों को दो ताकि वो उससे मेंटेन कर सकें। पर सब्सिडरी अलायंस की यूज़ करने से ब्रिटिशर्स लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, पहली बात तो इनका जो टेरिटोरियल एरिया है वो एक्सपेंड हुआ क्योंकि धीरे धीरे ये लोग अपनी ऑटोनॉमी खोते गए। इंडियन स्टेट्स जो थे वो इनडायरेक्टली तरीके से फिर बाद में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। ब्रिटिशर्स का मिलिट्री कंट्रोल बढ़ते जा रहा था अब क्योंकि दूसरे स्टेट्स का मिलिट्री भी कौन देख रहा था, ब्रिटिशर्स देख रहे थे। पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब इन्होंने कोर्ट में कौन बिठा दिया, अपना एक ब्रिटिशर्स बिठा दिया, वो इनडायरेक्टली तरीके से राजा जो किंग है उनको एडवाइस दे रहा है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, उनको बता रहा है कि आपको किसको हायर करना है किसको नहीं करना है। तो इस तरीके से ब्रिटिश लोगों का पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ता जा रहा था। सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, हैदराबाद था। तो निजाम ऑफ हैदराबाद पहले थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद 1799 में तांजोर, सूरत और मैसूर ने इसको एक्सेप्ट किया। 1801 में अवध ने किया था, ने रोहिलखंड को दे दिया था ब्रिटिशर्स को। 1801 में सेम आरकोट को भी एनेक्स कर लिया था। 1802 में गायकवाड़ और जो पेशवा थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ वसेन के अंडर सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर ली थी।
1803 में सिंधिया और भोंसले ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था और 1810 के अराउंड और जितने भी राजपूत स्टेट्स थे राजस्थान के उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो फर्स्ट सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाले थे निजाम ऑफ हैदराबाद और लास्ट जो एक्सेप्ट करने वाले थे सब्सिडियरी अलायंस को वो थे होलकर्स ऑफ इंदौर। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था कि अगर किसी रूलर का नेचुरल हायर नहीं है तो उसके स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा। मान लो कोई किंग है और उनका एडॉप्टेड सन है तो एडॉप्टेड सन को इसमें काउंट नहीं किया जाता था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल हायर देखते थे। अगर किसी का खुद का रियल बेटा नहीं है तो उनका जो एम्पायर या जो उनका स्टेट है वो एनेक्स कर लेते थे कौन, ब्रिटिशर्स। बट अगर किसी रूलर ने या किसी किंग ने सन को अडॉप्ट किया है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसको केवल और केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उनके फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो सिर्फ वही मिलती है, लेकिन जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था, मतलब डायरेक्ट एनेक्सेशन हो जाता था। सबसे पहले स्टेट जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर आया वो कौन सा था, सतारा था। सतारा पहला स्टेट बना जो कि 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर चला गया। उसके बाद जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बाघाट, फिर उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है वो वाला, और झांसी और नागपुर, इन सभी स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ले लिया गया था। तो ये थी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हमें पढ़ना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जनरली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ईयर में कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट सिस्टम आया, कौन से गवर्नर जनरल ने उसको इंट्रोड्यूस किया, कितना परसेंटेज उसमें स्टेट का डिमांड था या फिर जमींदारी का डिमांड था, कौन से रीजन में आया। तो मेनली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो रीजन से पूछते हैं, ईयर से पूछते हैं और कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया उससे पूछते हैं। हमारे मेन 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए। पहला परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, विस्वेदारी सिस्टम भी बोलते हैं और मालगुजारी सिस्टम भी बोलते हैं। इसके चारों नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हो। पूछ लेंगे विस्वेदारी सिस्टम, अब आप बोलोगे हमने तो विस्वेदारी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा है, जबकि बात एक ही है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था 1786 से लेके 1790 के बीच में, मतलब इस टाइम पीरियड में ये अच्छा सा डेवलप हो गया था पूरा सिस्टम। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और सर जॉन शोर ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर ने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था 1786 से 1790 के बीच में। इसमें स्टेट की क्या डिमांड थी, 89%, और जो बाकी का 11% बचता है शेयर वो जमींदार का क्या होता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में कि जो जमींदार होता था उसको टैक्स कलेक्ट करके देना पड़ता था ब्रिटिशर्स लोगों को। तो जमींदार लोगों का भी रेट फिक्स था कि हम इतना परसेंटेज लेंगे, तो ये ऑलरेडी डिसाइड किया गया था ब्रिटिशर्स लोगों द्वारा। ब्रिटिशर्स ने बोला कि 89% हमको मिलेगा, मतलब स्टेट को मिलेगा, और जो 11% शेयर है वो जमींदार को मिलेगा। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो कौन से रीजन में चला था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और जो हमारा साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी है वहाँ, और यूपी में बनारस। तो यूपी में बनारस और नीचे जो साउथ में है मद्रास प्रेसिडेंसी, बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चला था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम आया था 1820 में। कौन लेके आया था, फ्रांसिस हेस्टिंग और सर थॉमस मुनरो लेके आए थे। अगर आपकी जो लैंड है वो ड्राई है तो 50% टैक्स आपको स्टेट को पे करना पड़ता था। यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है वो डायरेक्ट रैयत, मतलब जो फार्मर है वो पे करता था स्टेट को। और अगर आपकी जो लैंड है वो इरीगेटेड है तो आपको 60% टैक्स पे करना पड़ता था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम कहाँ पे आया, ये आया हमारा मद्रास, बॉम्बे और कुछ असम के पार्ट में और कुर्ग प्रोविंस में। तो ये याद रखो कि कहाँ कहाँ आया, मद्रास में आया, बॉम्बे में आया, और कुछ असम के पार्ट हैं वहाँ पे आया, और कुर्ग प्रोविंस में आया। नेक्स्ट है हमारा महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम कब आया, 1833 में आया। इसको कौन लेके आए, लॉर्ड विलियम बेंटिक लेके आए और हॉल्ट मैकेंजी लेके आए। महलवारी सिस्टम में क्या बोला गया कि स्टेट की कितनी डिमांड है, 95% है, और 5% हमारे जमींदार की रहती थी। इसको बाद में फिर 60% कर दिया गया था। महलवारी सिस्टम कौन से रीजन में अप्लाई हुआ, तो गंगा वैली, मतलब हम नॉर्थ साइड, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे महलवारी सिस्टम का यूज हुआ। महलवारी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स है वो विलेज लेवल पे टैक्स कलेक्ट करके दिया जाता है, मतलब जो टैक्स है वो पूरा विलेज लेवल का इकट्ठा होके दिया जाता था स्टेट को, उसको बोलते हैं महलवारी सिस्टम। तो बस इसके रीज़न याद रखो कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो सबसे पहले आया तो कहाँ हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास प्रेसिडेंसी और बनारस। फिर उसके बाद आया रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम जहाँ पे फार्मर्स डायरेक्ट टैक्स देते थे। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसका रोल खत्म हो गया था। ये कहाँ था, मद्रास था, बॉम्बे और कुछ असम का पार्ट था और कुर्ग प्रोविंस थी। फिर आता है हमारा महलवाड़ी सिस्टम जिसमें विलेज लेवल पे टैक्स कलेक्ट करके दिया जाता था। ये वाला सिस्टम कहाँ कहाँ पे अप्लाई था, गंगा वैली, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया। इसके गवर्नर जनरल और ये सब भी बहुत ज़रूरी है याद रखना।
और ब्रिटिशर्स लोगों ने जब बहुत सारा टैक्स लिया तो हमारी कंट्री से क्या हुआ, हमारा कंट्री इम्पोवरिश होने लगा। उसके ऊपर फिर कुछ कुछ राइटर्स ने बुक लिखी, जैसे कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी आर.सी. दत्त ने, और पुबर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी दादा भाई नौरोजी ने। तो इन दोनों की बुक बहुत आती हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अब मुझे एक बात और बतानी है कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा 1857 के रिवोल्ट पर। इसके बाद हमारी जो मेन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।